हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो दोस्तों, आपको बताना है कि किस एक्ट के थ्रू जो अपनी समिति है उसके निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, 1986 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य नहीं था जो उस कैबिनेट मिशन की मीटिंग में नहीं था दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैरी। तो दोस्तों, इसमें से एक ऐसा सदस्य है जो उस कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए दोस्तों आप। थर्ड आपके सामने है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डूरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेबल योजना। तो दोस्तों, क्वेश्चन को पहले आपको बड़े गौर से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों, 1947 में सार्वभौमिक जो सत्ता सौंपने की योजना बनाई थी वो माउंटबेटन योजना के थ्रू बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग करी गई थी वो किस अधिवेशन में रखी गई थी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। तो दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए दोस्तों। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करी गई थी और प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि क्या अनुपात था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 लाख प्रति व्यक्ति पर दोस्तों एक प्रतिनिधि की मांग करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए दोस्तों आप। 11 दिसंबर 1940 को किस संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों, आपको बताना है कि किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। तो दोस्तों, इसके सामने जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन चुने गए थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, आपको कमेंट बताना है कि अस्थायी सदस्य किन्हें चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसके सामने जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रारूप समिति के जो दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे वो आपको बताना है कौन थे। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारतीयों के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वदल सम्मेलन 1946 में।
तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वह किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए दोस्तों। संविधान पांडुलिखन समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि संविधान पांडुलिखन समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह आपका जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, आपके सामने है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो दोस्तों ऐसे दो शब्द आपको बताने हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न या फिर लोकतांत्रिक, या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या फिर धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो दोस्तों जिन दो शब्दों का समावेशन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में वह है आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों ऑप्शनों में से जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व संपन्न, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। तो दोस्तों एक ऐसा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है, वह है आपका लोक कल्याण। कौन सा नहीं है दोस्तों? लोक कल्याण। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आपको बताना है कि समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए दोस्तों। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भाग ए में, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी भाग थर्ड में, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग फोर्थ में। तो दोस्तों लोकतंत्र के आदर्शों को जो हम देख सकते हैं वह देख सकते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर अभी तक किया नहीं गया है। तो दोस्तों संविधान की उद्देशिका में जो है अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करता? तो दोस्तों एक बताना आपको, एक ऐसा इनमें से कौन सा है जिनको क्या है सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता, या वो ऑप्शन नंबर ए वो सामाजिक न्याय है, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक न्याय है, या फिर ऑप्शन नंबर सी विचार की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूजा की समानता। तो दोस्तों पूजा की समानता का वायदा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं करती है, और बाकी सभी न्यायों की जितने भी हैं दोस्तों, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता, इनको उपलब्ध कराने का अधिकार है दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी न्याय, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक। तो दोस्तों जो शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वह था आपका ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे लिखित जो संविधान है वो किस देश का आपको बताना है। ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अपने भारत का। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो अपने देश का है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए दोस्तों। 18 आपके सामने है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपको बताना है कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, या फिर धर्म है। तो दोस्तों इन सब में जो सबसे ऊपर है दोस्तों वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। संविधान को दोस्तों इन सभी में सबसे ऊपर रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए दोस्तों आप। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची आपको बताना है किस संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि किस संविधान से प्राप्त होती है नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर आयरलैंड से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा आयरलैंड से। किससे ली गई है दोस्तों? आयरलैंड से। आयरलैंड आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आप। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपको बताना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए दोस्तों आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन बताना है। ब्रिटेन है, अमेरिका है, आयरलैंड है या फिर पूर्व सोवियत संघ है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है। ये दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है दोस्तों? ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए दोस्तों आप। 24 आपके सामने है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं, वो अमेरिका से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं या फिर कनाडा से। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं आपके वो लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए दोस्तों आप। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों तीनों सोपानों में किस में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या फिर भाग 12 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में दोस्तों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके सामने है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों भारतीयों के जो मूल कर्तव्य हैं उनका विवरण किस भाग में दिया गया है संविधान के, वो आपको बताना है। भाग ए में दिया गया है, भाग 4 का में दिया गया है, भाग 2 में दिया गया है या फिर भाग 4 में दिया गया है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का जो विवरण है दोस्तों वह आपका भाग 4 भाग 4 के का में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए दोस्तों आप। संविधान की किस सूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो दोस्तों राज्यसभा के लिए जो स्थानों के आवंटन की सूची है वो किस अनुसूची में बताई गई है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची में, यानी चौथी अनुसूची में दोस्तों यह व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए दोस्तों आप। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों दल बदल के जो आधार पर जो निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता है वो किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों उसका विवरण? 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं में या फिर 11वीं में। दोस्तों दल बदल जब भी आ जाएगा तो दोस्तों जिस अनुसूची में है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 55 में या फिर अनुच्छेद 57 में। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यता जो रखता है उसका जो निर्धारण जो है दोस्तों अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 57 के अंतर्गत किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए दोस्तों आप। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों इसमें आपको बताना कि छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए दोस्तों। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो दोस्तों इसको आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए किस अनुसूची में विशेष उपबंध किए गए हैं, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों वह है आपकी चौथी अनुसूची, सॉरी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चौथी अनुसूची में से ऊपर हम बता चुके हैं, इसमें राज्य और संघ राज्यों के अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचन की सीटों का आवंटन किया जा चुका है। और 5वीं में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए दोस्तों आप। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। 315 के अंतर्गत, 316 के, 317 या फिर 318। तो दोस्तों जिस आर्टिकल के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 317 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपके सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका भी आंसर दोस्तों 317 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। 50 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों जिसने 500 से अधिक देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए मिलाया था, उत्तरदायी था, उनका संबंध उस किससे आपको बताना है। के एम मुंशी से है, बी आर अम्बेडकर से है या फिर सरदार वल्लभ पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह। तो दोस्तों इन सब का जो सबसे बड़ा श्रेय जो दोस्तों जाता है वह जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही दोस्तों इन सभी रियासतों को, भारत जब निर्माण हुआ था, जब अंग्रेजों से आज़ादी के बाद में, तब इन्होंने सभी को मिलाकर भारत रखा गया था दोस्तों। सभी देशी रियासतों को भारत में विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आपके सामने है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों राज्य सूची के विषय में किस आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों ये शक्ति दी गई, ये आपको बताना है कि राज्य सूची के लिए विषय में संबंध में विधि बना सकता है, यानी कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर आपको देना अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116 या फिर अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 249। तो दोस्तों ऐसा जो किया गया है वो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें राज्य सूची के विषय में विशेष विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों आपके सामने है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो दोस्तों भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब पूरा किया गया था, ये आपको बताना है। 1953 में, 1956 में, 1960 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1966 में। तो दोस्तों भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो शुरू हुआ था दोस्तों वह हुआ था आपका 1956 से। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ से शेयर जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपके सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368। तो दोस्तों संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद किसमें दोस्तों आपको बताना है, अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों आपके सामने है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है ये आपको आंसर करना है।
एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं वह कौन निर्धारित करता है? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करता है या फिर संसद और विधानसभाएं। तो दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं वह दोस्तों जो है संसद निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में जो सुनवाई करने का अधिकार रखता है दोस्तों वह कौन रखता है वो आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय रखता है, वो उच्च न्यायालय रखता है, प्रधानमंत्री रखता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई का अधिकार जो रखता है दोस्तों वह रखता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों आपके जो मूल अधिकार है उनका संरक्षक कौन है ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका या फिर ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल। तो दोस्तों आपके मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वह है दोस्तों आपका न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों आपके सामने है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से आपको कौन सा आर्टिकल संबंधित है ये आंसर करना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 21 किसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस आर्टिकल वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से जो अधिकार आपके परिवर्तित किए जा सकते हैं भारतीय संविधान के। तो दोस्तों संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। दोस्तों इनमें परिवर्तन किया जा सकता है आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों आपके सामने है। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को अगर बचाना है तो उसके लिए हम इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं वो आपको बताना है। उत्प्रेषण कर सकते हैं, परमादेश कर सकते हैं, निषेधाज्ञा कर सकते हैं या फिर अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों गलत तरीके से जो सरकारी पद पर बना हुआ है उसे हम कैसे हटा सकते हैं या कैसे उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं? तो यह दोस्तों जो किया गया है वह किया गया है आपका अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना कि संपत्ति का अधिकार क्या है। मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों वह आपका विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार के लिए दोस्तों निषेध करता है? तो दोस्तों मनाही है जो अस्पृश्यता का, छुआछूत जिसमें है दोस्तों उसका समाप्त जो है दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद आपका 17 के अंतर्गत किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों आपके सामने है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता?
तो दोस्तों ऐसा कौन सा मामला था जिसमें माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए के गोपालन का मामला, ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती का मामला, ऑप्शन नंबर सी MC मेहता का मामला, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथ का मामला। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा मामला था जो उच्चतम न्यायालय में चला था दोस्तों? तो दोस्तों वह था आपका ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथ का मामला दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों आपके सामने है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंधों को आरोपित करने के लिए शक्ति किसके पास है आपको बताना है। उच्चतम न्यायालय के पास में है, संसद के पास में है, राष्ट्रपति के पास में है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के जो युक्त प्रतिबंध हों उनको जो आरोपित करने की जो शक्ति प्राप्त है दोस्तों वह आपकी जो प्राप्त है वह आपकी संसद को। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों ये आपको बताना है क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका हनन हो सकता है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज मैं 50 क्वेश्चनों पर ही एंड कर रहा हूँ। इससे आगे मैं आपको 51 से 100 तक की अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हों, तो आपको इनको क्या है वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं एक बार। तो दोस्तों 50वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है ये आपको बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत करता है वह हो जाएगा दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।